हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन सीएमए। माई सेल्फ निकिता अग्रवाल। आज हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन का सेकंड लेक्चर ले रहे हैं। उसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन क्या है। जो अपनी फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको जीएसटी का बेसिक्स पढ़ाए थे कि जीएसटी के बेसिक्स में क्या आता है। उसमें मैंने आपको जीएसटी के टैक्स जीएसटी जो टैक्स है उसके बारे में पढ़ाया था। आज अपन पढ़ेंगे गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होती है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं गुड्स क्या होता है। गुड्स क्या आता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 में आता है, और सर्विसेज आती है सेक्शन 2 सबसेक्शन 107 में। ठीक है, गुड्स क्या है, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो चीज अपन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, जिसको मूव कर सकते हैं उसको अपन मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो गुड्स क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। उसमें एक्सक्लूड किसको किया है, मनी एंड सिक्योरिटीज को। मनी मतलब पैसे, जो पेपर नोट्स एंड कॉइन्स होते हैं वो मनी में इंक्लूड होते हैं, तो मनी को। और सिक्योरिटीज कौन से, जो शेयर्स होते हैं वो। तो मनी और सिक्योरिटीज को इसमें से एक्सक्लूड किया गया। इंक्लूड किया एक्शनेबल क्लेम्स, वो क्या होती है, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी। ओनली इन्हीं को, इन तीन चीजों को ही गुड्स में इंक्लूड किया गया। इसके अलावा जो भी चीजें हैं, जो एक्शनेबल क्लेम्स हैं, उनको एक्सक्लूड है। सिर्फ ये तीन चीज ही इंक्लूड है। ठीक है। और क्या किया है, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच टू लैंड एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। जो भी लैंड से अटैच है, ग्रोइंग ग्रास है, क्रॉप्स है, और जो लैंड से थिंग्स अटैच है, उनको भी गुड्स में इंक्लूड किया गया है। जो सप्लाई के टाइम पे सर्व की जाती है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई के टाइम पे सर्व की जाती है। डेफिनेशन है गुड्स की, जो आपको याद करनी है। देन सर्विसेज, जो गुड्स के अलावा जो भी चीजें होती हैं अदर देन गुड्स, उसको क्या बोलते हैं, सर्विसेज। एनीथिंग अदर देन गुड्स कॉल्ड सर्विसेज। इसके अंदर भी मनी और सिक्योरिटीज को एक्सक्लूड किया गया है। क्या क्या इंक्लूड होता है, अगर अपन कोई भी एक्टिविटीज के अगेंस्ट में कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हैं, अगर अपन कोई भी एक्टिविटीज के अगेंस्ट में कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हैं तो उनको सर्विसेज बोलेंगे। अगर अपन स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए स्पेसिफिक कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हैं तब जीएसटी अप्लाई होगा, तब इनवॉइस बनेगा और जीएसटी अप्लाई होगा। अगर अपन स्पेसिफिक कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहे तो जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। ये मैंने पढ़ा दिया आपको गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन। अब अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सप्लाई। सप्लाई क्या होती है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, बट डिटेल में आज अपन पढ़ेंगे सप्लाई क्या होती है। ओके, सप्लाई क्या है, बैकबोन है जीएसटी। विदाउट सप्लाई वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द जीएसटी। जीएसटी अपन नहीं पता लगा पाएंगे जब तक अपन को सप्लाई नहीं पता लगेगी। सप्लाई क्या है, बैकबोन है। अगर अपन को जीएसटी अप्लाई करना है कोई भी गुड्स पे, तो पहले अपन ये देखेंगे कि वो गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई हुई है या नहीं। तो सप्लाई क्या है, टैक्सेबल इवेंट है, टैक्सेबल इवेंट ऑफ जीएसटी। अगर जीएसटी लगाना है तो सप्लाई होनी जरूरी है। ठीक है, तो सप्लाई के अंदर में अपन तीन सेक्शंस पढ़ते हैं। सबसे पहले तो सप्लाई का सेक्शन क्या है, सेक्शन 7 याद रखना है। सेक्शन 7 ये एमसीक्यू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है कि सप्लाई का सेक्शन क्या होता है। सेक्शन 7 होता है सप्लाई का सेक्शन। सेक्शन जो 7 है वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड है। ठीक है, तीन कैटेगरीज में डिवाइड है। सेक्शन 7(1)(a), देन सेक्शन 7(1)(b), सेक्शन 7(1)(c। तीन कैटेगरीज में डिवाइड है। ओके, तो सेक्शन 7(1)(a) क्या बोलता है, इट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई of goods or services or both, such as sale, transfer, barter, exchange, license, lease, rental, disposal, such made for a consideration by a person in course or furtherance of the business। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए ये मिस्टर ए है, ओके, और ये मिस्टर बी है। मिस्टर ए का एक शोरूम है, ओके। अपन ले लेते हैं गारमेंट्स का शोरूम है फॉर एग्जांपल, है ना। मिस्टर ए ने इनको गुड्स बेचे, सेल करी, सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, मिस्टर बी क्या है, कस्टमर है नॉर्मल। मिस्टर ए जो करते हैं वो क्या करते हैं, जीएसटी चार्ज करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर रखा है, जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। क्या करवा रखा है, रजिस्ट्रेशन।
अगर इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो ये क्या हुए, टैक्सेबल पर्सन। तो ये कौन हुआ, टैक्सेबल पर्सन हुआ। तो मिस्टर ए ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, उसको जीएसटी चार्ज कर रहा है वो मिस्टर बी से, और जीएसटी किसको पे कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो ये टैक्सेबल पर्सन हुआ। ठीक है, ये समझ में आ गया। मिस्टर ए ने कस्टमर को सप्लाई करी, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स करी मतलब सप्लाई करी, ठीक है। उन्होंने इनवॉइस चार्ज किया, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में क्या क्या हो रहा है देख, बिजनेस है मिस्टर ए का, हाँ है, मैंने टिक लगा रखा है, बिजनेस होना चाहिए। कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है मिस्टर ए, कर रहा है कंसिडरेशन चार्ज। टैक्सेबल पर्सन है मिस्टर ए, मैंने बताया था जीएसटी चार्ज कर रहा है तो टैक्सेबल पर्सन है। दूसरा, टैक्सेबल सप्लाई हो रही है, टैक्सेबल सप्लाई हो रही है ऑफकोर्स। टैक्सेबल टेरिटरी में हो रही है, हाँ विद इन इंडिया, दोनों इंडिया में ही है, ठीक है। और बिजनेस एसेट, बिजनेस एसेट है उसकी, जो गारमेंट सप्लाई कर रहा है उसकी एसेट ही तो है। तो सारी कंडीशन जब अप्लाई होती है तो क्या माना जाएगा, सप्लाई। 7(1)(a) में ऑल कंडीशंस आर फुलफिल्ड, सारी कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए, बिजनेस होना चाहिए जो हो रहा है, ठीक है, कंसिडरेशन चार्ज हो ही रहा है, ठीक है, टैक्सेबल पर्सन है, बिजनेस असेट है, टैक्सेबल टेरिटरी होनी चाहिए, और क्या बच रहा है, बिजनेस हो गया, कंसिडरेशन हो गया, टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल सप्लाई। ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो अपन कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि सप्लाई हो रही है अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 7(1)(a। 7(1)(a) में सप्लाई इसको मानी जाएगी और इसके अंदर जीएसटी अप्लाई हो जाएगा। ओके, ये समझ में आ गया। तो 7(1)(a) में क्या है, कैसी भी टाइप की सप्लाई हो, क्या, कैसी भी टाइप की सप्लाई हो, चाहे वो सेल हो, ट्रांसफर हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, कोई भी टाइप की सेल हो गुड्स या सर्विसेज की, लेकिन वो सारी गुड्स सबसे पहले क्या होना चाहिए, सप्लाई कब मानी जाएगी, कंसिडरेशन चार्ज होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस जो भी सप्लाई कर रहा है उसका बिजनेस होना चाहिए, इन कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उसका बिजनेस पर्टिकुलरली बिजनेस होना चाहिए उस चीज का, जो चीज की वो सप्लाई कर रहा है। अगर वो गारमेंट सप्लाई कर रहा है तो गारमेंट्स का बिजनेस होना चाहिए। अगर वो सर्विसेज सप्लाई कर रहा है किसी भी इंसान को तो उसका सर्विसेज का बिजनेस होना चाहिए। जैसे सीएमए है एक, है ना, सीएमए अपने क्लाइंट्स को क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो सीएमए का क्या है, प्रोफेशन है ये, मतलब बिजनेस है, तो ये कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो जाता है, ठीक है। एक पर्सन को चार्ज करते हैं अपन, और कंसिडरेशन चार्ज करते हैं टैक्सेबल पर्सन, जो इंसान सप्लाई कर रहा है ना उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है जीएसटी के अंडर में, बिकॉज वो जीएसटी का कर रहा है, चार्ज कर रहा है कस्टमर से। और मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्लास में कि जो भी सप्लायर होता है वो अपना बर्डन कस्टमर को ट्रांसफर करता है, ठीक है, शिफ्ट करता है। तो ट्रांसफर कर रहा है तो जीएसटी अगर ले रहा है तो उसको देना भी तो पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को देने के लिए उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन करवाते हो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल पर्सन। तो ये अपना 7(1)(a) हो गया, ठीक है। अब 7(1)(b), 7(1)(b) बहुत ध्यान से समझेंगे, क्या बोल रहा है ये देखो, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। इम्पोर्ट की सर्विसेज अपन ने क्या किया, सर्विसेज इंपोर्ट करी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पता है आपको, इंपोर्ट क्या होता है, जब सप्लायर आउटसाइड इंडिया, जो सप्लाई कर रहा है वो क्या होना चाहिए, आउटसाइड इंडिया, और जो जिसको सप्लाई मिल रही है, जो रिसिपिएंट है, वो कौन होना, कहाँ होना चाहिए, इनसाइड इंडिया, विद इन इंडिया, ठीक है। तो इम्पोर्ट होता है कि अपन बाहर से गुड्स अपन मंगवा रहे हैं, तो इम्पोर्ट है। एक्सपोर्ट क्या होता है, जब अपन बाहर गुड्स भेजते हैं, जो सप्लायर होता है वो विद इन इंडिया होना चाहिए, और जो रिसिपिएंट है वो आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है, तो यहाँ पे क्या है, सप्लायर कौन कहाँ पे है, आउटसाइड इंडिया, और जो रिसिपिएंट होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, विद इन इंडिया। ओके, तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन आना है इसमें, यहाँ लिख दिया ना फॉर कंसिडरेशन, तो अपन ने सर्विसेज इंपोर्ट करवाई कंसिडरेशन के लिए। वेदर और नॉट, मेन यहाँ ध्यान दीजिए, वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जरूरी नहीं है उसका बिजनेस हो या नहीं हो, जरूरी नहीं है, ये एक्सेप्शन है 7(1)(b) और 7(1)(c), 7(1)(a) का एक्सेप्शन है। ए में क्या बोला था कि बिजनेस होना चाहिए, लेकिन 7(1)(b) क्या बोल रहा है, चाहे बिजनेस हो या ना हो तब भी सप्लाई मानी जाएगी 7(1)(b) के अंडर में। 7(1)(b) के अकॉर्डिंग अपन सर्विसेज इंपोर्ट करवाते हैं, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मैंडेटरी होगा ही होगा, लेकिन बिजनेस हो नहीं हो जरूरी नहीं है।
दिस सेक्शन ओनली एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे ही एप्लीकेबल होगा, ये सिर्फ सर्विसेज के लिए सेक्शन एक्सक्लूसिवली, ठीक है। और किसके लिए? इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। ये सेक्शन किसकी बात करता है? सिर्फ इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। अब अपन इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल रखा है यहाँ पे, देखिए। मिस्टर एक्स है, वो कहाँ रहते हैं? यूएस। यूएसए मतलब सप्लायर कहाँ हो गया? आउटसाइड इंडिया। तो सप्लायर ऑफ सर्विस है, तो अपन यहाँ सर्विस की बात कर रहे हैं, एक्सक्लूसिवली सर्विस है। और मिस्टर वाई है, वो इंडिया में है, वो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है, ठीक है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को इंपोर्ट करी सर्विसेज। क्या करा? मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को सर्विसेज इंपोर्ट करी 20 lakhs की। कितने की? 20 lakhs की। किसी चीज की सर्विस? इंटीरियर डिजाइनर। किसकी? इंटीरियर डिजाइनर, ठीक है। इनका बिजनेस नहीं है इंटीरियर डिजाइनर का, ये लेकिन ये बहुत अच्छी डिजाइनिंग करते हैं। क्या करते हैं? बहुत अच्छी डिजाइनिंग करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग। तो इन्होंने बोला, मिस्टर वाई ने बोला मिस्टर एक्स को कि आप मेरे घर की इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हैं क्या? मिस्टर एक्स ने बोला हाँ श्योर, मैं कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो मिस्टर एक्स ने बोला कि मैं 20 लाख कंसिडरेशन आपके चार्ज करूंगा, मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, आपके इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विसेज मैं कर दूंगा, ठीक है। तो मिस्टर एक्स ने एग्री कर लिया और मिस्टर वाई ने भी एग्री कर लिया, तो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। तो अब ये यूएसए क्या है, इंडिया क्या है, तो इम्पोर्ट हो रहा है, तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज हो ही रहा है, ठीक है। जो अब क्या होगा? सप्लाई तो हो गई, बट अब ये है, गवर्नमेंट बोलेगी यार ये तो यूएसए में है, अब इससे जीएसटी कैसे लेंगे? अपन ने क्या पढ़ा था कि जीएसटी किसको देना पड़ता है? सप्लायर को, ठीक है। तो इसमें इसके अंडर में क्या होगा? मिस्टर वाई से लेंगे गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट किसी को नहीं छोड़ेगी। गवर्नमेंट बोलेगी कि हाँ चलो कोई बात नहीं, मिस्टर एक्स यूएसए में है, कोई बात नहीं, लेकिन मिस्टर एक्स किसको सर्विस दे रहा है? मिस्टर वाई को। मिस्टर वाई तो इंडिया में है ही ना, तो जीएसटी हम किससे लेंगे? मिस्टर वाई से। तो क्या करना पड़ेगा मिस्टर वाई को? अगर वो सर्विसेज इंपोर्ट करवा रहा है, उसको गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो वो नोटिफाइड सर्विसेज अंडर आरसीएम, आरसीएम क्या होता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जिस और आरसीएम के अप्लाई हो जाएगा तो मिस्टर वाई को जीएसटी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। एफसीएम आरसीएम देखो क्या होता है। पहले तो एफसीएम, एफसीएम क्या है? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज मतलब जो सप्लायर ऑफ सर्विस है या सप्लायर ऑफ गुड्स है, वो गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट करेगा, ठीक है। और आरसीएम क्या होता है? कि जो सप्लायर ऑफ गुड्स है या सप्लायर ऑफ सर्विसेज है ना, वो पेमेंट नहीं करेंगे, बल्कि जो रिसीव कर रहा है, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, वो जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करेगी। इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? रिसिपिएंट आ गया, ठीक है। तो वो रिसिपिएंट क्या करेंगे? गुड्स और सर्विसेज का जो उन्होंने रिसीव किया उसका पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का करेंगे। इसको बोलते हैं अपन आरसीएम। ये आरसीएम अपन एक चैप्टर है, तो अपन उसको पढ़ेंगे आरसीएम, ठीक है। अपन 7(1) पे आते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? मिस्टर वाई से रहेगी। तो इस कंडीशन में भी सप्लाई मानी जाएगी। देखो इसकी कंडीशंस क्या क्या होती है, देखो बिजनेस हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसिडरेशन होना जरूरी है। टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन है वो कौन है? मिस्टर वाई। उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा बिकॉज वो सर्विसेज इंपोर्ट करवा रहा है, तो गवर्नमेंट के अंडर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो मिस्टर वाई क्या हो गया? टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल सप्लाई हो रही है, हो रही है, टैक्सेबल सप्लाई तो है ना। टैक्सेबल सप्लाई तक कब हो जाएगी? जब टैक्सेबल पर्सन गवर्नमेंट को सर जीएसटी चार्ज दे रहा है, पेमेंट कर रहा है जीएसटी का। बिजनेस एसेट नहीं है, उसका कोई बिजनेस नहीं था, वो ओनली ऐसे ही सर्विस दे रहा था, ठीक है। बिकॉज उसके अंदर नॉलेज होगी, क्रिएटिविटी होगी, इसलिए वो सर्विस दे रहा था। टैक्सेबल टेरिटरी नहीं है, दोनों लोग टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर नहीं है, एक बाहर है एक अंदर है, तो टैक्सेबल टेरिटरी सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस फॉलो होने के बाद भी क्या है? सप्लाई मानी जाएगी। मेन यहाँ पे बिजनेस का है, बिजनेस हो चाहे नहीं हो तब भी सप्लाई मानी जाएगी, तो अपन 7(1) में पढ़ते हैं, ओके। देन 7(1) सी, 7(1) सी क्या बोलता है? 7(1) सी बोलता है ये किस में रीड होता है? शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 में 7(1) सी लिखा गया है। शेड्यूल 7(1) सी रीड विद शेड्यूल 1, एक्टिविटीज ट्रीटेड एज सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन एज, ओके। तो एक्टिविटीज को सप्लाई माना जाएगा। कंसिडरेशन अपन ने तो पढ़ा था यार, मैम आपने तो पढ़ाया था कि जब तक कंसिडरेशन चार्ज नहीं होगा जब तक सप्लाई मानी नहीं जाएगी। सप्लाई होती ही कंसिडरेशन के अगेंस्ट में। अब ये क्या पढ़ा रहे हो आप कि भाई कंसिडरेशन नहीं होगा तब भी सप्लाई मानी जाएगी?
हाँ, ये एक्सेप्शन है। अपन पढ़ेंगे कैसे, देखो एक एग्जाम्पल। मिस्टर ए है, वो सप्लायर ऑफ सर्विस है, ठीक है, ये टीचिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इनका बिजनेस है कि टीचिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और मिस्टर बी है, वो रिसिपिएंट है, ठीक है। तो मिस्टर बी है, वो टीचिंग सर्विस ले रहे हैं इनसे, मान के चलो ये अपने बच्चे के लिए ले रहे हैं, इनका एक चाइल्ड है, उनके लिए टीचिंग फैसिलिटी ले रहे हैं मिस्टर ए से। ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स, ये दोनों क्या है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स। तो मिस्टर ए ने बोला यार कोई बात नहीं, तेरे बच्चे को तो मैं फ्री में पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो इन्होंने कोई भी कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया, मिस्टर ए कैन नॉट चार्ज कंसिडरेशन फॉर मिस्टर बी। बिजनेस है ना मिस्टर ए का, हाँ है। टैक्सेबल पर्सन है मिस्टर ए, हाँ है। टैक्सेबल सप्लाई है, टैक्सेबल टेरिटरी भी है, लेकिन कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी सप्लाई मानी जाएगी, बिकॉज गवर्नमेंट को मतलब नहीं है कि तुमने फ्री में सर्विस चार्ज करी है, भाई तुम रजिस्टर्ड हो, तुमने सप्लाई करी, सप्लाई मानी जाएगी, तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारे बिजनेस से एक सप्लाई हुई है, तो उस पर तुम्हें जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। ऐसे तो सब लोग यही करेंगे कि भाई सब इनवॉइस बनाएंगे और बोलेंगे सर हमको तो पैसे मिले ही नहीं, तो हमने फ्री सर्विस प्रोवाइड करी है, जीएसटी का पेमेंट देंगे नहीं। तो इस वजह से ये लॉ बना कि अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तब भी सप्लाई मानी जाएगी, अगर ये पांच चार कंडीशन फुलफिल होती है कि बिजनेस होना अगर है आपका, टैक्सेबल पर्सन हो आप, टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो आप, तो कंसिडरेशन चार्ज होगा, 7(1)(c) में आता है, ठीक है। तो 7(1)(c) में अपन चार कैटेगरीज पढ़ेंगे। परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, जब अपन बिजनेस एसेट का परमानेंट डिस्पोजल कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन के बीच में सप्लाई, ये बताऊंगी डिस्टिंक्ट पर्सन रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, और इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये अपन पढ़ेंगे इन चार 7(1)(c) के कैटेगरीज में, ठीक है। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, आज अपन ने पढ़ा सप्लाई क्या होती है। सप्लाई सेक्शन 7 होता है, इसके तीन पार्ट्स होते हैं, 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(c), ओके। 7(1)(a) में क्या होता है, सारी टाइप्स की सप्लाई आती है जिसमें सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, बिजनेस एसेट होना चाहिए, टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल टेरिटरी, कंसिडरेशन होना चाहिए, और बिजनेस कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में सप्लाई होनी चाहिए, तो अब वो 7(1)(a) में आएगी। इसके एक्सेप्शन अपन ने पढ़े 7(1)(b) और 7(1)(c). 7(1)(b) क्या बोलता है कि इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, इम्पोर्ट हुएगी सर्विसेज, कंसिडरेशन चार्ज होगा, लेकिन जरूरी नहीं है बिजनेस हो या वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अपन ने इसमें एग्जांपल देखा। 7(1)(c) रीड विद शेड्यूल फर्स्ट, एक्टिविटीज ट्रीटेड एज सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन। एक्टिविटीज सप्लाई कंसिडर की जाएगी, चाहे से कंसिडरेशन हो या ना, उसका अपन एग्जांपल पढ़ा, और उसके अपन 4 कैटेगरीज पढ़ेंगे, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और आपको आपकी आने वाली मतलब जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आगे वाली वीडियोस में मिलती जाएंगी। आज के लिए इतना, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो आगे का सब 7(1)(c) की जो कैटेगरीज हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।